आप NISM के किसी भी एग्जाम को देते हैं, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें लॉजिकल क्वेश्चंस थोड़े रहते हैं। लॉजिकल इन द सेंस कि थोड़ा घुमा फिरा के पूछना, से सिंपल जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना के पूछता है। बाकी बन जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, टाइम देना पड़ता है थोड़ा सा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। 2 आवर्स के एग्जाम में 120 मिनट्स, 100 क्वेश्चंस। एक्यूरेसी भी एक पॉइंट होता है। ये एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, आपने जितने क्वेश्चंस अटेंड किए हैं और एक्यूरेटली आप सभी को बना पाते हैं, ठीक है, तो भी एग्जाम निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कई बार पॉसिबल ये नहीं होता कि सभी चैप्टर्स को डिटेल में पढ़े। तो बस मेरा ये है कि चैप्टर 1 to 10 है, जितने भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो डिटेल में पढ़ो। ऐसा कोशिश मत करो कि पूरा सिलेबस कवर करना है। नहीं, जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं डिटेल में पढ़ें। ठीक है, तो पे ऑफ क्या होता है? फ्यूचर पे ऑफ चार्ट फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पे ऑफ ऑन अ पोजीशन इज लाइकली प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है एक मार्केट पार्टिसिपेंट को, अगर प्राइस चेंज होता है अंडरलाइंग प्राइस के चेंज होने से एट एक्सपायरी। तो पे ऑफ जो डायग्राम होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक्स एक्सिस में प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स बताता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आया था एक बार। एक्स एक्सिस में प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स होता है, वाई एक्सिस में प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अगर कोई भी चार्ट आप ग्राफिकल चार्ट देखते हैं तो एक्स एक्सिस में अंडरलाइंग असेट्स ऑफ प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स एंड वाई एक्सिस में प्रॉफिट एंड लॉस। पे ऑफ चार्ट कैसा होता है फ्यूचर में? एज अ बायर अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस। एज अ लॉन्ग और शॉर्ट आप कोई भी पोजीशन लो, आपका जो प्रॉफिट और लॉस है अनलिमिटेड, दोनों कंडीशन में अनलिमिटेड। ठीक है, तो लीनियर पे ऑफ होता है एक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पे ऑफ चार्ट फॉर फ्यूचर लीनियर पे ऑफ होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जैसे पे ऑफ फॉर अ बायर ऑफ फ्यूचर, लॉन्ग फ्यूचर, अगर आप बाय कर रहे हो मीन्स लॉन्ग हो फ्यूचर में। ठीक है, किसी अंडरलाइन की प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, आपको अगर एक्सपायरी में अंडरलाइन की प्राइस 150 चली गई तो आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा। सेम 100 रुपीज में आपने खरीदा है और आपको एक्सपायरी वाले दिन 70 रुपीज चला गया तो 30 रुपीज का लॉस होगा। ठीक है, तो इसका पे ऑफ कैसा होता है? 100 में आपने बाय किया, कुछ नहीं मिल रहा है, 100 में ही एक्सपायरी हो गया, तो जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट, जितना नीचे जाएगा उतना लॉस। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस। इसका पे ऑफ देखिए लीनियर है। ठीक है, आपने बाय किया यहां पे 100 पे, जितना ऊपर जा रहा है प्रॉफिट, जितना नीचे लॉस। सेम शॉर्ट में आपने 100 रुपीज में शॉर्ट किया तो 100 से जितना नीचे गिरते जाएगा उतना आपका प्रॉफिट, जितना ऊपर जाएगा वो आपका लॉस। अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस। शॉर्ट फ्यूचर में भी सेम है, प्रॉफिट अनलिमिटेड और लॉस भी अनलिमिटेड होता है। ठीक है, लीनियर पे ऑफ होता है फ्यूचर में, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, लीनियर। फ्यूचर की प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है? देखिए मैंने दो बताए थे फ्यूचर प्राइसिंग, एक होता है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल से डिसाइड होता है, दूसरा होता है एक्सपेक्टेशंस मॉडल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैरी में लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। कॉस्ट ऑफ कैरी को क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज नो आर्बिट्राज मॉडल। मीन्स मार्केट को, इस मॉडल को इफिशियंट मार्केट में, ठीक है, इफिशियंट मार्केट मानते हैं इसको, फ्यूचर को, जहां पे कोई मिस प्राइसिंग नहीं होगी। मिस प्राइसिंग नहीं होगी तो आर्बिट्राज के अवसर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, आर्बिट्राज कब होता है? द मोमेंट देयर इज अ अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन द मार्केट ड्यू टू मिस प्राइसिंग इन द असेट्स। तो क्या होता है? आर्बिट्राज क्या करते हैं? मिस प्राइसिंग में एंट्री लेते हैं, जब तक प्राइस सही नहीं हो जाता दोनों मार्केट में तब तक वो प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है,
तो आर्बिट्राजर विल स्टार्ट ट्रेडिंग टू प्रॉफिट फ्रॉम दिस मिसप्राइसिंग और एलिमिनेट एंड देयर बाई एलिमिनेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो ट्रेडिंग तब कंटिन्यू तब तक करते हैं जब तक दोनों मार्केट में प्राइस इक्विलिब्रियम ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो इसको कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल को नो आर्बिट्राज मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल है आर्बिट्राज को समझने के लिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको बहुत सिंपल से समझिएगा। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर पोजीशन जब अपन लेते हैं, ठीक है, तो आइदर अब तो एंट्री लेते हैं फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, या तो एक सिंथेटिक फ्यूचर एंड फॉरवर्ड पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो सिंथेटिक फ्यूचर एंड फॉरवर्ड पोजीशन कैसे क्रिएट किया जाता है? बाय बाइंग दैट स्टॉक इन कैश। कैश में आपने उसको बाय किया और कैरी कर रहे हैं फ्यूचर डेट तक। ठीक है, तो सिंथेटिक फ्यूचर एंड फॉरवर्ड क्या हुआ? स्पॉट प्राइस में आपने खरीदा प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी द असेट फ्रॉम टुडे टू फ्यूचर डेट। तो कॉस्ट ऑफ कैरी में क्या आएगा? एक आपने इंटरेस्ट पेड किया, ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फिनेंशियल कॉस्ट। कमोडिटीज में क्या आता है? वेयर हाउस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस। अगर आपने कैश में खरीदा कोई कमोडिटीज को या स्टॉक को, तो आपको क्या क्या चार्जेस आते हैं? ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कस्टोडियल चार्ज, फिनेंशियल कॉस्ट। कमोडिटीज में क्या क्या आते हैं? वेयर हाउस चार्ज, आप कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करोगे, वेयर हाउस में ही स्टोर करोगे। इंश्योरेंस कॉस्ट, ठीक है, जैसा अपन ने एग्जाम्पल देखा था गोल्ड का, अपन ने 62 130 में 10 ग्राम खरीदा, तो उसको फिनेंस करना, यानी कि हमने उसे लोन में खरीदा, हमने पहले लोन लिया, फिर उस प्राइस से अपन ने गोल्ड खरीदा, फिर उसे स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस फॉर कैरिंग द गोल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपीज पर ग्राम लग रहा है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट उसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी, जो लास्ट क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो मिस बिकॉज ऑफ, कई बार क्या होता है कि अपन तो देख रहे हैं कि मार्केट में प्राइस फेयर प्राइस हो रहा है कॉस्ट ऑफ कैरी ऐड करने के बाद 62 230, लेकिन कई बार क्या होता है वो मिस प्राइसिंग भी दिखती है उसमें। ठीक है, तो इस मिस प्राइसिंग से लोग क्या करते हैं? बिकॉज ऑफ मिस प्राइसिंग मोर और मोर पीपल कम टू कैश मार्केट टू बाय गोल्ड एंड सेल इन फ्यूचर्स। फ्यूचर में हमको ज्यादा दिख रहा है प्राइस, किसी कोई जो गोल्ड है फ्यूचर में अपने को ज्यादा प्राइस में दिख रहा है। ठीक है, और कैश में कम प्राइस है, यानी मिस प्राइस है दोनों के बीच। तो एज अ ट्रेडर या एज अ मार्केट में अपन क्या करते हैं? फ्यूचर में ज्यादा कॉस्ट दिख रहा है तो उसको सेल कर दिए, और कैश में कम प्राइस दिख रहा है तो बाय कर लिए। ठीक है, स्पॉट प्राइस गोल्ड विल गो अप एंड गोल्ड फ्यूचर प्राइस विल बी कम डाउन। ठीक है, तो ये आर्बिट्राज अवसर मिलते हैं। ठीक है, प्राइस बिटवीन कैश एंड फ्यूचर मार्केट जब तक अलाइन नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे फ्यूचर में कैश में प्राइस दिख रहा है 100, फ्यूचर में उसका प्राइस दिख रहा है 110। ठीक है, तो अपने को लग रहा है कि नहीं ये तो ज्यादा प्राइस है, तो फ्यूचर में अपन सेल कर देते हैं, कैश में इसको बाय कर लेते हैं, और तब तक करते हैं कि दोनों का जो प्राइस है वो अलाइन ना हो जाए, इक्वल इक्विलिब्रियम ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो जो कैश में अपन बाय करते हैं और फ्यूचर में अपन सेल करते हैं उसको बोलते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। ठीक है, ये क्वेश्चंस आता है, इसको ध्यान से समझिएगा। कैश में अपने को दिख रहा है कि प्राइस कम है, फ्यूचर में अपने को फेयर वैल्यू से ज्यादा प्राइस दिख रहा है, फेयर वैल्यू से ज्यादा प्राइस दिख रहा है, तो अपन क्या करते हैं? कैश में बाय करते हैं और फ्यूचर में उसे सेल कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। और कब तक चलता है? जब तक प्राइस दोनों का अलाइन ना हो जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है फ्यूचर में प्राइस लेस चलता है, कम अमाउंट में। ठीक है, फ्यूचर में प्राइस फेयर प्राइस से कम में चल रहा है, कैश में ज्यादा में चल रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको? रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। तो क्या क्या करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट? फ्यूचर मार्केट में गोल्ड को बाय कर, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है, अंडरलाइंग असेट्स है, उसको बाय करते हैं और कैश में उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज कहते हैं। ऑलवेज ऑलवेज यहां से क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, हमेशा। तो आप
इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। और रिवर्स कैश एंड कैरी में क्या होता है और कैश एंड कैरी आर्बिट्राज में क्या होता है, उससे चाहो तो पॉइंट बना के लिख लेना। 2 नंबर तो आएंगे ही आएंगे यहाँ से, 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, ठीक है। फिर देखिए, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है नो आर्बिट्राज बाउंड। जैसे कॉस्ट कंपोनेंट फ्यूचर ट्रांजेक्शन में क्या क्या होता है, अपने को मार्जिन लगती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट मींस कमीशन लगता है, टैक्सेस देते हैं, एसटीटी, जीएसटी, ये सब चीजें पेड करते हैं। तो कई बार क्रिएट डिस्टॉर्शन एंड मूव द मार्केट अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इन फैक्ट कॉस्ट कंपोनेंट क्रिएट नो आर्बिट्राज बाउंड इन द मार्केट, ठीक है। इफ द फ्यूचर प्राइजेस विथ इन दिस बाउंड, तो वो उसे बोलते हैं फेयर प्राइस, ठीक है। आर्बिट्राज वहां पे नहीं मिलेगा आपको करने में, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा भी फ्रिक्शन में भी अगर फेयर प्राइस में डिफरेंस हुआ तो आर्बिट्राज ट्रिगर हो जाता है। आर्बिट्राज में क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली बाय और सेल दोनों एक साथ किया जाता है, ठीक है। आर्बिट्राज ऐसा नहीं है कि अभी बाय कर लिए बाद में सेल कर दिए, नहीं, एक साथ होता है, ठीक है। नो आर्बिट्राज बाउंड किसको बोलते हैं, every component of carrying cost contribute toward widening of no arbitrage bound। तो अपने को we should appreciate that wider the no arbitrage bound further the market or from the equilibrium। तो जो मार्केट इफिशियंट होते हैं, ठीक है, वहां पे आपको आर्बिट्राज का कोई मौका नहीं मिलने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको, आप मार्केट में बैठे हो, आपको दिख रहा है कि ये आरबी यहाँ पे तो मिस प्राइसिंग चल रही है, बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए मार्केट में आर्बिट्राज के अवसर मिलते हैं, ठीक है। और इफिशियंट मार्केट में, हमेशा इफिशियंट मार्केट का यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, आर्बिट्राज कहाँ नहीं होता, जहां मार्केट इफिशियंट हो, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ कैरी में क्या होता है कि अपने को इनफ्लो को ऐड करना होता है। जैसे अपन, मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था कि अगर अपन ने सिक्योरिटीज, इक्विटी और बॉन्ड्स को होल्ड किया है, तो डिविडेंड ऑन इक्विटी एंड इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट अपने को होल्डिंग पीरियड में रिसीव होंगे, और वो एडजस्ट होंगे कंप्यूटेशन ऑफ फेयर फ्यूचर प्राइस, ठीक है। जैसे कॉस्ट ऑफ कैरी, प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ कैरी अपने को लग रहा है, जैसे अब मैंने लास्ट एग्जांपल में भी बताया था आपको लास्ट क्लास में, कि फ्यूचर प्राइस 110 है मान लीजिए, तो कैसे होता है, स्पॉट प्राइस 100, कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है, मान लीजिए अपन ने फिनेंस किया है, लोन लिया है उसके लिए, तो 6% इंटरेस्ट, लेकिन 2 रुपए अपने को एज अ डिविडेंड या एज अ इंटरेस्ट अपने को मिला, तो वो हमारा इनकम हो गया, जो कॉस्ट ऑफ कैरी से कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में माइनस हो जाता है, ठीक है, जो इनफ्लो मिल रहा है अपने को। मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछता है, F=S_1 प्लस R माइनस Q का पावर T, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कंप्यूट करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। कभी कभार रेयरली यहां से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमने तो टारगेट किया है ना, तो 80% से ऊपर लाना है, तो ये सब फॉर्मूला भी अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत इजी चैप्टर है, चैप्टर 3, लेकिन है क्या डिटेल में, आर्बिट्राज आर्बिट्राज आर्बिट्राज, मिस प्राइसिंग आर्बिट्राज, फेयर और फॉर फ्यूचर एंड फॉरवर्ड से ज्यादा आर्बिट्राज पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एजम्पशंस क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अंडरलाइंग असेट्स इज अवेलेबल इन एब्यूडेंस इन कैश मार्केट, ठीक है। पहला, डिमांड एंड सप्लाई इन द अंडरलाइंग असेट्स आर नॉट सीजनल, सीजनल डिमांड सप्लाई नहीं है। होल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अंडरलाइंग असेट इज इजी एंड फीजिबल, और अंडरलाइंग असेट्स को आप सोल्ड शॉर्ट भी कर सकते हो। उससे इंपॉर्टेंट है आपका कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा एजम्पशन
लगाना पड़ता है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में, ठीक है। लेकिन रियल मार्केट में बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट पॉसिबल है, टैक्स पॉसिबल है, ठीक है। और कई ठो तो ऐसे असेट्स है जिसको आप सॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो assumption that underlying assets is available is evidence in cash market that कि हम जितना चाहें, जितना बाय करना है, जितना सेल करना है, many ऑफ यूनिट, जितना हम चाहते हैं उतना अपन बाय और सेल कर सकते हैं। सीजनल का मतलब है कि उसका जो सप्लाई एंड डिमांड है कोई स्पेशल सीजन में ना हो, जैसे कमोडिटीज में होती है। कमोडिटीज में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई सीजनल होती है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज, ठीक है। फिर ऐसा अंडरलाइंग ना हो जिसे इजीली स्टोर ना किया जा सके, इजीली होल्ड ना किया जा सके, जैसे ऑयल, क्रूड ऑयल, उसको इजीली आप होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली कुछ ऐसे भी हैं जिसे आप सॉर्ट नहीं कर सकते, सीजनल कमोडिटीज, उसे आप सॉर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए क्या है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ ये जो एक बॉक्स है ना, इसको अच्छे से रीड करिएगा, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। जैसे एक सिंपल मॉडल है जिसमें अपन डिस्काउंट करते नहीं करते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट टैक्स को, ठीक है। मार्जिन आर नॉट कंसिडरिंग वाइल कंप्यूटिंग द फेयर वैल्यू, कई बार ये भी होता है, ठीक है। तो नो जनरलाइज स्टेटमेंट कैन बी मेड टू रिकॉर्ड टू द यूज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरी फॉर प्राइजिंग फ्यूचर प्राइस। बहुत सारे एजम्पशन लगाने पड़ते हैं मॉडल्स में, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आता है कन्वीनियंस यील्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझिएगा, फ्यूचर मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा देखिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फेयर प्राइस कैसे होती है, स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लो, इससे कई बार न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। इनफ्लो में क्या क्या है, वही सेम चीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इनफ्लो में डिविडेंड और इंटरेस्ट, ठीक है। डिविडेंड इक्विटी में, इंटरेस्ट मिलता है डेब्ट में, ठीक है। सम टाइम इनफ्लो मस्ट ऑल्सो बी इंटेंजिबल, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, कई बार मार्केट में जैसे नेचुरल डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, कोई पर्टिकुलर रीजन में फ्लड आ गया, ठीक है। तो क्या होता है, लोग ज्यादा से ज्यादा स्टोर करना पसंद करते हैं, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटीज को ज्यादा से ज्यादा लोग स्टोर करना पसंद करते हैं, लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स। होता है ना ऐसा, जब कोई डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, या फिर कोई जैसे कोविड का समय था, सुनामी ये कोविड का समय आया था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लोग ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज स्टोर करते हैं अपने डेली यूज के लिए। लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी का मतलब आपको जितनी जरूरत है उससे डबल आप कंज्यूम ज्यादा स्टोर करके रखते हो, ठीक है। और सभी इंसान वैसे ही बिहेव करते हैं, तो उससे क्या होता है, डिमांड क्रिएट हो जाता है अंडरलाइंग में असेट्स का, स्पेशली कमोडिटीज का। तो उससे क्या होता है, इनडायरेक्टली प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वीनियंस। आपको केवल असेट्स को होल्ड करने में जो जितना मजा आ रहा है ना, उसी को बोलते हैं कन्वीनियंस। जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा स्टोर कर लियो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया, कन्वीनियंस यील्ड। बोलने में भी कई बार लगता है ये वर्ड तो कन्वीनियंस है, लेकिन बोलने में कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो कन्वीनियंस यील्ड जनरली होता किसमें, कमोडिटीज में, ठीक है। कमोडिटीज में होता है, ये बॉक्स बना लो, अगर चाहो तो आप नोट्स बना लो, लिख लो इसको कहीं पे। तो डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल, ठीक है। इसका पीरियड भी वेरी कर सकता है, ठीक है। और इस ये सब्जेक्टिव इसी होता है, और वेरी डिफिकल्ट टू प्राइस। कई बार क्या होता है, 10 रुपए किलो का टमाटर क्या होता है, पोटैटो, टोमेटो, ओनियंस, अचानक से 200 पहुंच जाते हैं, क्यों, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, ठीक है। और जब कोई डिजास्टर आता है तो और ज्यादा से रेट से बढ़ते हैं, ठीक है। कन्वीनियंस सेल समटाइम में डोमिनेट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग विच लीड फ्यूचर टू ट्रेड एज डिस्काउंट टू द कैश मार्केट। फ्यूचर ट्रेड होता है जो डिस्काउंट करता है कैश मार्केट को, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ कैरी को भी डोमिनेट कर जाता है, बहुत ज्यादा प्राइस हो जाता है, ठीक है। तो रिवर्स आर्बिट्राज तो पॉसिबल होता नहीं है, रिवर्स आर्बिट्राज तो पॉसिबल होता नहीं है। कैश आप कमोडिटी मार्केट पे क्या रहता है कि किसी को आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, इसलिए रिवर्स आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे, ठीक है। तो ये कन्वीनियंस यील्ड हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन मॉडल फॉर फ्यूचर प्राइसिंग, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या यूज होता है, एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, ठीक है। इट इज नॉट द रिलेशन बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर बट एक्सपेक्टेड स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस। मीन्स जब मार्केट मूव करता है, स्पेशली ऐसे केसेस में जहां पे अपन शॉर्ट नहीं कर सकते और ऐसे प्रोडक्ट जिसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या लगता है, फ्यूचर प्राइस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस। मीन्स आज हमें कोई प्राइस लग रहा है 100, स्पॉट कैश में 100 है, लेकिन हमको लग रहा है कि 2 महीने बाद ये 120 140 टच करेगा, तो एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस है ये, ठीक है। तो फ्यूचर कैन ट्रेड एट प्रीमियम और डिस्काउंट टू द स्पॉट प्राइस। अब ऐसा नहीं है कि 100 की चीज 120 दिख रही, हो सकता है 100 की चीज है हमें 80 में नजर आ रही है 2 महीने बाद, ठीक है। तो मार्केट पार्टिसिपेट को क्या दिखाता है, इंडिकेट करता है एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और टू द स्पॉट प्राइस, ठीक है। तो एक होता है, देखिए यहां से भी क्वेश्चन आएगा, ये बॉक्स बना देता हूं, ठीक है। अगर फ्यूचर प्राइस हाई है देन स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स, तो मार्केट पार्टिसिपेंट में एक्सपेक्ट द स्पॉट प्राइस टू राइज इन द नियर फ्यूचर। इस मार्केट को बोलते हैं कॉन्टेंगो मार्केट। फ्यूचर प्राइस हाई है देन स्पॉट प्राइस, और मार्केट में सभी को लग रहा है कि स्पॉट प्राइस भी नियर फ्यूचर में बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेंगो। अगर लोगों को लगता है कि फ्यूचर प्राइस इज लोअर देन स्पॉट प्राइस और मार्केट पार्टिसिपेंट को लग रहा है कि स्पॉट प्राइस जो अभी कैश में चल रहा है वो फॉल होगा, तो उससे बोलते हैं बैकवर्डेशन मार्केट। ये ऑलवेज ऑलवेज पूछता है, ये वन क्वेश्चंस तो आता ही आता है, बहुत इजी है, ठीक है। प्राइस डिस्कवरी एंड कन्वर्जेंस ऑफ कैश एंड फ्यूचर प्राइस टू एक्सपायरी। तो प्राइस डिस्कवरी कैश एंड फ्यूचर में क्या है, अगर आपका एक्सपायरी है तो उस दिन जो स्पॉट प्राइस होगा उसी प्राइस पे सेटलमेंट होता है, ठीक है। और जो फ्यूचर का जो इंडेक्स फ्यूचर होता है वो कैश में सेटल्ड होता है, और जो इक्विटी इंडेक्स इक्विटीज है, स्टॉक्स है, वो डिलीवरी लेनी पड़ेगी, बाय किए तो, और सेल किए हो तो डिलीवरी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और क्या होता है इसके अलावा, फ्यूचर प्राइस आपने हमेशा देखा होगा कि वो फॉल होते हैं, गिरते हैं, जितना स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग, मान लो 100 है और फ्यूचर प्राइस 105 है या 102 है, तो एक्सपायरी वाले दिन क्या है कि मान लो ये 100 ही रह गया, तो इसी प्राइस पे सेटलमेंट होगा जो कैश या स्पॉट प्राइस चल रहा है, ठीक है। फिर वही चीज है, रिपीट है, एक बार और रिवीजन हो जाएगा कि यूज ऑफ फ्यूचर फॉर हेजर्स, स्पेक्यूलेटर्स एंड आर्बिट्राजर। हेजर्स मीन्स होते हैं कॉर्पोरेट इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक एंड गवर्नमेंट, जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट को यूज करते हैं अपने मार्केट एक्सपोजर्स को हेज करने के लिए, जैसे इंटरेस्ट रेट, शेयर वैल्यू, बॉन्ड प्राइस, करेंसी एक्सचेंज रेट, कमोडिटीज प्राइस, ठीक है। इससे अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए कि हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाए लेकिन हमको बड़ा लॉस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हेजर्स का काम। स्पेक्यूलेटर्स कौन होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, जिनको लग रहा है टेक्निकल देख लिया, फंडामेंटल देख लिया, मार्केट के चारों डायरेक्शन देख लिए, लग रहा है कि मार्केट में बड़ा मूवमेंट आने वाला है, ठीक है, अप साइड या डाउन साइड, तो वो ट्रेड करते हैं। और ट्रेडर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहां पे अपने को लीवरेज मिलता है। जैसे 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आपको एंट्री लेनी है तो केवल 10% मार्जिन दीजिए,
1 लाख और ट्रेड कर लीजिए, ये फ्यूचर का फायदा होता है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस होगा तो बड़ा लॉस होगा। इसलिए लिवरेज एक्ट को डबल एज स्वॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, गिरा, अगर डाउन साइड गया तो बड़ा लॉस, और अप साइड गया तो बड़ा प्रॉफिट। यानी कि आपके पोजीशन के अनुसार है। आपने बाय किया है और अप साइड गया तो बड़ा प्रॉफिट होगा, सेल किया है डाउन साइड गए तो बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपके डायरेक्शन के अपोजिट गया तो आपको लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस। फिर वही है आर्बिट्राजर, जो रिस्क फ्री प्रॉफिट बनाते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग अ मिस प्राइसिंग इन अ मार्केट। ठीक है, अ सिंपल आर्बिट्राज ऑकर वन ट्रेडर परचेस अ असेट चीपली इन वन लोकेशन और साइमल्टेनियसली सेल इन अनदर लोकेशन या अनदर एक्सचेंज। एनएससी में बाय किया आपने सस्ते में, बीएससी में सेल कर दिया, या बीएससी में बाय किया और एनएससी में सेल कर दिया। ये अवसर ज्यादा समय के लिए नहीं मिलते हैं आपको, बहुत जल्दी मिलते हैं, तो साइमल्टेनियसली बाय और सेल दोनों एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 मेजर प्लेयर होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, हेजर, ट्रेडर एंड आर्बिट्राजर। हेजर्स का क्या काम होता है? अपने पोजीशन को हेज करना। ट्रेडर का काम है रिस्क को लेना। ठीक है, जो हेजर ऑफलोड करता है, जो अपने को देता है। ठीक है, आर्बिट्राजर क्या होता है? स्टेबलाइज अ इफिशिएंट लिंक बिटवीन डिफरेंट मार्केट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ट्रेडर टेक नेकेड पोजीशन इन फ्यूचर एंड फ्यूचर मार्केट। नेकेड का मतलब है कि आपके पास कैश में वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, या तो गो लॉन्ग और शॉर्ट कर रहे हो आप। ठीक है, लेकिन द कैपेसिटी ऑफ डेरिवेटिव मार्केट एब्जॉर्ब, ट्रेडर ले रहा है बाय सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग बाय हेजर्स, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली अपॉन ट्रेडर्स। अगर हेजर है एक मार्केट में, हेजर्स है मार्केट में और ट्रेडर्स नहीं है, तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, पूरी तरीके से डिपेंड है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है हेजर्स और ट्रेडर का, टू स्टेबलाइज लिंक बिटवीन वेरियस मार्केट लाइक स्पॉट एंड डेरिवेटिव। ठीक है, एक होता है आर्बिट्राजर। फिर ये एग्जांपल क्यों बता रहा हूं आर्बिट्राजर? क्योंकि इस चैप्टर का नाम है फ्यूचर एंड फॉरवर्ड, लेकिन इसमें आर्बिट्राजर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आर्बिट्राजर का क्या काम है? वही इफिशिएंट मार्केट, मिस प्राइसिंग को देखना, चेक करना, जहां पे लगा मिस प्राइसिंग वहां पे वो कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग है 100, मई फ्यूचर चल रहा है 110 में, लॉट साइज है 50। आर्बिट्राजर को दिख रहा है कि 10 रुपए का ज्यादा दिख रहा है मार्केट में प्राइस, तो आर्बिट्राजर क्या करेंगे? 100 पे बाय करेंगे और सेल कर देंगे 110 में। तो वो अपना प्रॉफिट को लॉक कर लेते हैं 10 रुपीज ऑफ ईच शेयर। ठीक है, अब क्या होता है? एक्सपायरी वाले दिन 100 रुपीज की चीज थी, 108 पहुंच गए। आपने कैश में बाय किया था, फ्यूचर में सेल किया था, तो कैश में आपको 8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, फ्यूचर में आपने सेल किया था 2 रुपीज का प्रॉफिट। 50 का लॉट है, मीन्स 1 लॉट में आपको 500 रुपया का प्रॉफिट हुआ। सेम 95 रुपीज चला गया मान लीजिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कैश में आपको लॉस हो रहा है 5 रुपीज का और फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपीज का। फिर भी ओवरऑल प्रॉफिट आपको 500 पर लॉट हो रहा है। यहां पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इंपैक्ट कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया गया है। अगर अपन रियल में ट्रेड करते हैं तो ब्रोकरेज, सर्विस टैक्स, एसटीटी, ये सब भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो जितना भी आपने ये एग्जांपल देखा, तो ये होता है कि कैश में फ्यूचर में प्राइस ज्यादा दिख रहा है फेयर वैल्यू से, और कैश में आपको नॉर्मल दिख रहा है, तो कैश में आप बाय करते हो, फ्यूचर में आप सेल करते हो। ठीक है, इसको कैश एंड कैरी बोलते हैं। ठीक है, सेम। ठीक है, आर्बिट्राजर क्या करते हैं? पोजीशन इन टू और मोर मार्केट एंड प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली। हेलो। ठीक है, यस यस, हेलो, सर ये एग्जांपल आप प्लीज दोबारा बता देंगे? यस श्योर। देखिए, आपको कैश में दिख रहा है 100 रुपीज, फ्यूचर में दिख रहा है 110, एक एग्जाम्पल है ये। तो ये आपको दिख रहा है कि मिस प्राइस है, फ्यूचर में प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है।
तो एज अ आर्बिट्राजर, आर्बिट्राजर का क्या काम होता है? मिस प्राइसिंग में एंट्री लेना। तो एकदम स्मॉल 10 रुपए का प्रॉफिट वो लॉक कर लिए, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने? कैश में बाय किया, फ्यूचर में सेल कर दिया। ये मैं और आप नहीं ले सकते। इसका एक रीजन अभी और डिटेल में बताऊंगा कि इसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर और बहुत फास्ट ट्रेडिंग चाहिए, ठीक है। तो कैश में इन्होंने बाय किया, फ्यूचर में सेल किया, और मार्केट एक्सपायरी वाले दिन 108 पे क्लोज हुआ अंडरलाइंग असेट्स। तो कैश में आपको प्रॉफिट 8 रुपीज, फ्यूचर में आपने 110 को सेल किया था तो 2 रुपीज प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 500 रुपीज, ठीक है। सेम एक्सपायरी के दिन 95 में मान लीजिए क्लोज हुआ अंडरलाइन। तो कैश में आपने बाय किया था तो 95 आ गया, तो 5 रुपीज लॉस हो गया। फ्यूचर में आपको 15 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तब भी आपको 10 रुपए पर यूनिट और 500 रुपीज पर लॉट प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीजें कंसीडर नहीं की गई? ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इंपैक्ट कॉस्ट, ठीक है। ब्रोकरेज, सर्विस टैक्स, एसटीटी यहां पे कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। देखिए दोनों लेग लिक्विड होना चाहिए, पहला चीज। दोनों लिक्विड होना चाहिए कि इंपैक्ट कॉस्ट में पता चला आप फंस गए। और साइमल्टेनियसली बाय और सेल एक साथ करना है। वन लेग, एक लेग से निकल गए दूसरे में फंसे रह गए तो ये आर्बिट्राज नहीं होता है, ठीक है। ओके सर। क्लियर? देखिए यहां से क्वेश्चन आते हैं, यही तो न्यूमेरिकल्स है। यही न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा बहुत प्राइस को ऊपर नीचे करके वो पूछते हैं। और बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, सर ठीक वो है। पूछेंगे क्या? वो बता देंगे आपको कि ये आपको सेम ऐसा केस स्टडी दे दिया जाएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ पर लॉट, और सेम इस ऐसे ही केस स्टडी देगा कि 95 में एक्सपायरी हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ पर लॉट, ठीक है। सेम ऐसे ही देगा जैसा ये एग्जांपल है वैसे ही, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में देगा वो, ठीक है। दोनों कंडीशन में प्रॉफिट तो सेम हो रहा है, लेकिन आपको थोड़ा लिख के देगा कि एक आर्बिट्राजर नहीं बोलेगा, एक ने कैश में बाय किया, सेल किया फ्यूचर में, तो एक्सपायरी वाले दिन इस प्राइस पे क्लोज हुआ, तो उनका प्रॉफिट पर लॉट कितना हुआ, लॉट साइज भी दे देगा आपको, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं, इजीली बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो इंडेक्स फ्यूचर का यूज कैसे किया जाता है इक्विटी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में। देखिए दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक रिस्क, दूसरा होता है मार्केट या सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क को स्पेसिफिक रिस्क भी बोलते हैं। स्पेसिफिक का मतलब है किसी कंपनी या इंडस्ट्री में कोई खराब न्यूज आ रही है, फैक्ट्री के वर्कर स्ट्राइक में चले गए, सेल खराब है, मैनेजर्स अचानक से कंपनी छोड़ के चले गए, कॉम्पिटिटर्स ने आया मार्केट खराब कर दिया, तो ये होते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसको अपन डाइवर्सिफिकेशन करके रिड्यूस कर सकते हैं, रिस्क कुड बी रिड्यूस बाय एक्सटेंड टू डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क होता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में क्या होता है कि फिजिकल पॉलिसी खराब आई, मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी आई, आपका जो करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी वो डेप्रिसिएट हो रहा है, कोई वॉर डिक्लेयर हो गया, या कोई पेंडेमिक आ गया कोविड जैसा, या कोई बहुत बड़ी न्यूज आ गई, तो क्या होता है ओवरऑल मार्केट को एक्सपोज करता है, ठीक है। पूरा मार्केट गिरता है एक साथ, ठीक है। इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क या मार्केट रिस्क। हमेशा ये दो से तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज सिस्टमेटिक रिस्क नहीं पूछेगा, आपको बता देगा कुछ कंडीशन और पूछेगा कि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं। और ट्रस्ट मी आज आज एग्जाम में ये सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो सिस्टमेटिक रिस्क को हैज करने के लिए अपन बीटा का यूज करते हैं। बीटा सिस्टमेटिक रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि उसको हैज करने के लिए तो बीटा का यूज करते हैं। तो बीटा क्या है? BETA, बेटा नहीं बीटा, ठीक है। जो सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है। उसका क्या मतलब है कि अगर किसी स्टॉक का बीटा 2 है, इसका ये मतलब है कि अगर इंडेक्स 1% ऊपर जाएगा तो स्टॉक आपका 2% ऊपर जाएगा, ठीक है। और आपका आप इंडेक्स 1% नीचे जाएगा, आपका स्टॉक 2% डाउन भी जा सकता है, तो बीटा उसका 2 है।
तो देखिए यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि स्टॉक हैविंग बीटा मोर देन 1, उसे बोलते हैं एग्रेसिव। बीटा एक से ज्यादा तो एग्रेसिव, बीटा एक से कम तो कंजर्वेटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सभी स्टॉक्स का जो बीटा होता है इंडिविजुअल स्टॉक का, वो डिफरेंट होता है। अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है, 4 स्टॉक्स, ठीक है, तो चारों का बीटा अलग अलग हो सकता है। अब चारों का वेटेज भी आपके पोर्टफोलियो में अलग होगा। किसी में आपने 35% इन्वेस्ट किया है, किसी स्टॉक में 15 है ना, आपके पास 100 रुपीज है, तो 35 रुपीज किसी एक स्टॉक में, 15 रुपीज किसी में, 20 जिस किसी में, और 30 किसी में। तो टोटल बीटा निकालने के लिए पूछता है, तो कुछ नहीं करना है। 35 रुपीज का जो स्टॉक है उसका बीटा है 0.5, तो मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस करो। 1.1 बीटा है, लेकिन वो उसको कितने मिली आपने, 15% स्टॉक, तो उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, तो टोटल पोर्टफोलियो का बीटा आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, कई बार आता है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का बीटा निकल आएगा। ठीक है, अब देखो यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े। ये पोर्टफोलियो बीटा समझ में आया आपको? यस सर, आ गया। ओके, अब देखिए बीटा क्या होता है कि मेरे पास एचडीएफसी के 550 स्टॉक है, ठीक है, कैश में। तो मुझे उसे हैज करना है, और 550 का लॉट है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, हो सकता है अभी कुछ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, हैज करने के लिए एचडीएफसी का एक लॉट बाय सेल कर दूंगा मैं। ठीक है, तो हैज हो गया मेरा पोजीशन। बट स्टॉक्स के तो अलग अलग बीटा होते हैं। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो सभी स्टॉक्स में अवेलेबल नहीं है। तो अपन पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए बीटा का यूज करते हैं। तो पहले अपन पोर्टफोलियो का बीटा निकालते हैं। पोर्टफोलियो का बीटा देखें यहां से निकल जाता है ऐसा, वेटेज इनटू स्टॉक का बीटा मल्टीप्लाई करने से। अब क्या करना है, ये फॉर्मूला है। आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू ऑफ ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू बीटा वैल्यू, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितनी जरूरत पड़ेगी आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, वो यहां से निकल आता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये फॉर्मूला भी आता है और क्वेश्चन भी आता है। 80+ लाना है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। कई लोग तो बीटा, हेजिंग, पोर्टफोलियो रिस्क, वैल्यू ऑफ इंडेक्स, ये नाम सुन के कई लोग एग्जाम में वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन है जो बहुत इजीली बनता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको कैसे करना है। मेरा पोर्टफोलियो है 90 लाख का या 1 करोड़ का। पहले मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ 1 करोड़, तो उनको बीटा से मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का वैल्यू आज क्या चल रहा है उसके, उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने कॉन्ट्रैक्ट को मुझे शॉर्ट करना है या बाय करना है या सेल करना है। तब मुझे मेरी पोजीशन जो है वो प्रॉपर हेज हो पाएगी। ठीक है, hedging against a systematic risk mainly depend upon the relationship of the portfolio with the index, जिसे मेजर करते हैं बीटा से। बीटा मीन सिस्टमेटिक रिस्क, हमेशा याद रखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करते हैं बीटा से, अनसिस्टमेटिक नहीं, सिस्टमेटिक, सिस्टम से जुड़ा। ठीक है, तो पोर्टफोलियो हैज डिफरेंट रिलेशनशिप विद डिफरेंट इंडाइजेस यूज फॉर ये दुनियादारी। ठीक है, अब हेजिंग कैसे करते हैं ये चैप्टर 5 में डिटेल में लिखा है, तो यहां तक तो समझ लो। इसके आगे क्या होना है वो मैं चैप्टर 5 में बताऊंगा कि फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर को हेजिंग के लिए कैसे यूज करते हैं। चैप्टर 5 में बहुत डिटेल में दिया है। तो यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को बातें? यस, एनी क्वेश्चंस? नो?